So अच्छा जी, ये असाइनमेंट जो है आपकी जो आपकी मेन असाइनमेंट है एक रिसर्च प्रपोजल डेवलप करना। अब ये आप समझें कि ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जब आप किसी भी मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम के लिए अप्लाई करेंगे पाकिस्तान से बाहर, या कभी बाद में लेटर स्टेज पे आप पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे, आपको हमेशा एक रिसर्च प्रपोजल चाहिए होती है। ठीक है, रिसर्च प्रपोजल जो है वो आपको चाहिए होती है, इसलिए आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप ये सीखें कि रिसर्च प्रपोजल कैसे डेवलप करते हैं। प्रपोजल क्या होती है? प्रपोजल वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दिस इन चैप्टर नंबर 2। रिसर्च प्रपोजल इज बेसिकली अ समरी ऑफ योर रिसर्च प्लान, राइट? तो आपने क्या करना है इसमें, आपने अपना टॉपिक आइडेंटिफाई करना है। टॉपिक आइडेंटिफाई करने के बाद आपने इसमें वेरिएबल सेलेक्ट करने हैं। दो से, अब ये आप क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि कितने वेरिएबल होने चाहिए। देखें, आपके लिए आसानी के लिए मैं बता देता हूं कि कम से कम एक या दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए। ठीक है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। ठीक है, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा अच्छा काम करना चाहते हैं तो आप एक मीडिएटिंग वेरिएबल भी उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सो इंडिपेंडेंट, मीडिएटिंग एंड वन डिपेंडेंट। डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ एक ही होना चाहिए, इंडिपेंडेंट आप एक से ज्यादा एक या दो रख सकते हैं। ठीक है, असल चीज ये है कि आपने रिसर्च जो क्वेश्चन डिजाइन करना है, बेसिकली आपने अपने इर्द गिर्द देखना है कि जी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी तरह से, यानी आप मार्केटिंग के हवाले से कोई देख रहे हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन तक एक्सेस नहीं है, आप कहते हैं कि जी मैं देखना चाहता हूँ कि फैमिलीज कैसे डिस्टर्ब हुई हैं कोविड के दौरान। ठीक है, मैं उस पर जो है ना वो प्रपोजल बनाना चाहता हूँ। आप ये कहते हैं कि जो है ना मार्केटर्स ने लोगों ने शॉपिंग पैटर्न कैसे चेंज हुआ है। ठीक है, वॉट एवर। तो आप एक या दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेंगे। ठीक है, एक मीडिएटिंग वेरिएबल, अगर अगर नहीं भी आप लें तो आप एक डिपेंडेंट वेरिएबल भी, तो भी इस लेवल पे अंडरग्रेड पे आप में आपके लिए काफ़ी है, लेकिन बेहतर है एक मीडिएटिंग वेरिएबल आप लें। ठीक है, एक मीडिएटिंग वेरिएबल लें, ये आपकी प्रपोजल अच्छा कर देगा। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि अब क्वेश्चन ये होते हैं जी कौन से वेरिएबल लें। भाई सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने देखना है आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट। मिसाल के तौर पे आप कहते हैं मैं कोविड 19 में देखना चाहता हूँ बाइंग बिहेवियर। तो आप सबसे पहले बाइंग एक वेरिएबल को पकड़ें, बजाय सारों के रिलेशनशिप गूगल स्कॉलर पे चेक करने के। आप एक वेरिएबल को देखें और उस पर सर्च करना शुरू करें गूगल स्कॉलर में, कि आपने गूगल स्कॉलर में ये देखना शुरू करें कि जनाब बाइंग बिहेवियर क्या होता है, बाइंग बिहेवियर इन स्ट्रेसफुल टाइम, बाइंग बिहेवियर इन एपिडेमिक, बाइंग बिहेवियर मल्टीपल। आपको रिमेंबर हमने वो दूसरे चैप्टर में पढ़ा था कि लिटरेचर सर्च में हमने मल्टीपल टर्म्स यूज करनी है, और उन मल्टीपल टर्म्स को यूज करते आहिस्ता आहिस्ता आपका लिटरेचर रिफाइन होता जाएगा। तो जब आपको उसमें मुख्तलिफ और दूसरे वेरिएबल्स भी नजर आए तो आपको अंदाजा होना शुरू हो जाएगा यार इसका और इसका रिलेशनशिप लॉजिकल बनता है, ये मेरे कल्चर से, मेरे हालात से, कॉन्टेक्स्ट से मैच करता है, इसलिए मैं इसको स्टडी करूंगा। ठीक है, तो अब आप उसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट और कोई मीडिएटिंग वेरिएबल आप शामिल कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जब आप ये अपने कर लेंगे, इस जो वेरिएबल आप फाइनल कर लें उसके मुताबिक आपने अपने क्या बनाना है, अपने क्वेश्चनियर्स, सॉरी अपने रिसर्च क्वेश्चन डेवलप करने कि जी मैं आई वांट टू स्टडी रिलेशनशिप बिटवीन द यू नो एपिडेमिक स्ट्रेस एंड बाइंग बिहेवियर। तो ये एक आपका रिसर्च क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आपने या रिसर्च ऑब्जेक्टिव आपने तय कर लेने। जब आप ये काम कर लेंगे तो इन रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स और क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली आपने फिर अगला हिस्सा है कि आपने इसकी जस्टिफिकेशन देनी है कि क्यों ये स्टडी बड़ी ज़रूरी है। आपने एक रीडर को बताना है, आपने लफ्ज़ों से साबित कर देना है कि यार ये बड़ा इंपॉर्टेंट सोशल इशू है, अगर ये मैं ना स्टडी करूं और लोगों तक ना पहुंचे तो ये बड़ा एक गैप रह जाएगा, इसलिए मैंने ये स्टडी करना है। देयर इज अ सोशल सिग्निफिकेंस फॉर पीपल, फॉर सोसाइटी, फॉर ऑर्गेनाइजेशन। जब आप ये एक रैशनल और जस्टिफिकेशन, आपने बड़ी अच्छी जस्टिफिकेशन देनी। अगर आपकी जस्टिफिकेशन अच्छी नहीं है तो इसका मतलब आप ये अपनी स्टडी सेल नहीं कर सकते।
कि आप क्यों आप करने जा रहे हैं। जो भी आप कहें जी मैं फलां और फलां वेरिएबल स्टडी करने जा रहा हूँ, तो लोग पहला क्वेश्चन आपसे पूछते हैं भाई क्यों करने जा रहे हो। आप कहते हैं जनाब बड़ा जरूरी है, उससे ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा, लोगों को फायदा होगा, मेरी फाइंडिंग से लोगों का स्ट्रेस कम हो सकता है, मेरी फाइंडिंग से बाइंग बिहेवियर बेहतर हो सकता है, लोगों को बाइंग के नए इनोवेटिव तरीके पता चल सकते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक हो गया। अच्छा, जब ये आप कर लेते हैं तो नेक्स्ट स्टेज आपने करनी है, वो आपने लिटरेचर रिव्यू करना शुरू करना उसका। ठीक है, रैशनल दे दी आपने, जस्टिफिकेशन दे दी, ठीक है। अब आपने लिटरेचर रिव्यू स्टडी करना है। लिटरेचर रिव्यू में आपने देखना है कि एक तो मेरी बात जरा आप ध्यान से सुनिए, ये रिकॉर्डिंग भी होगी आपके पास, आप बार बार इसे सुन सकते हैं। लिटरेचर रिव्यू का मतलब ये लिटरेचर कॉपिंग नहीं होता, इस पे हमने पूरा चैप्टर पूरा डिस्कशन किया। लिटरेचर रिव्यू आपने कैसे करना है कि पहले आप एक वेरिएबल की जनरल डेफिनेशन से शुरू करेंगे। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जनाब स्ट्रेस जो ना एपिडेमिक स्ट्रेस, ठीक है, तो आप स्ट्रेस से शुरू करेंगे, एपिडेमिक स्ट्रेस पे आएंगे, फिर देखेंगे उसमें कौन कौन सी स्टडीज हुई हैं। फिर अगला स्टेप यह है कि आप जब एक वेरिएबल डिस्कस कर लें तो अगला स्टेप यह है आप उस वेरिएबल को इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल, फॉर एग्जांपल बाइंग बिहेवियर है यहाँ पे, उनके रिलेशनशिप को भी लिटरेचर में ढूंढेंगे, स्ट्रेस एंड बाइंग बिहेवियर। ठीक है, तो उसमें जो जो लिटरेचर आप दोनों वेरिएबल आप गूगल में डालेंगे और देखेंगे इन दोनों वेरिएबल्स पे जो स्टडी हुई है डिफरेंट कंट्रीज में, वो आप साइट करेंगे और उसमें उसे साथ साथ एवेल्यूएट करेंगे। एवेल्यूएट इस तरह आपने करना है कि आप सिर्फ ये नहीं लिखते ना कि फलां फलां रिलेशनशिप पॉजिटिव मिला, बल्कि आपने ये बताना है कि वहाँ पे पॉजिटिव रिलेशनशिप आया है, लेकिन ये वाला कॉन्टेक्स्ट था, सैंपल छोटा था या बड़ा था, आप उससे क्या आपको सिग्निफिकेंस मिलती है, क्या उसके रिजल्ट एप्लीकेबल है दूसरे मुल्कों में या नहीं। आपने हर जो भी स्टडीज आप कोट करते हैं उनकी थोड़ी थोड़ी साथ एवेल्यूएशन करनी। ठीक हो गया। अच्छा, जब आप ये काम कर लेंगे तो नेक्स्ट आपका जो स्टेप है ना, वो आपका है नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में आप लिटरेचर रिव्यू के बाद आपने प्रपोज हाइपोथेसिस डेवलप करनी है। सो उसी लिटरेचर में से जब आप कह देंगे कि ना इसका और इसका फलां जगह पे भी रिलेशनशिप पता हुआ है, फलां जगह पे भी रिलेशनशिप, लेकिन मजीद स्टडी की ज़रूरत है, हमारे मुल्क में ऐसा रिलेशनशिप जो है ना स्टडी नहीं किया गया, और क्योंकि हमारा कल्चर डिफरेंट है इसलिए हो सकता है यहाँ पे वो फंडिंग एप्लीकेबल हो या ना हो, इसलिए इसको टेस्ट करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि मैं ये स्टडी करूँ कि जो है ना इन दोनों का रिलेशनशिप है या नहीं। इसलिए माय फर्स्ट हाइपोथेसिस इज, यानी ये सारी बात करके उसका निचोड़ निकाल के आपने हाइपोथेसिस, मेरा पहला हाइपोथेसिस है कि जो लाइफ स्ट्रेस is going to have negative impact on consumer buying behavior। ठीक है, तो अब ये या buying behavior of like ड्यूरेबल आइटम्स, यानी आप कहते हैं महंगी आइटम्स की वजह से लोगों ने कोविड-19 में। जी जी सर लाइफ स्ट्रेस कह रहे हैं आप या लाइफ स्टॉक है? लाइफ सर लाइफ स्ट्रेस, हाँ लाइफ स्ट्रेस भी कह सकते हैं आपसे। मैं एक मिसाल आपको दे रहा हूँ ना कि आप लाइफ स्ट्रेस यानी स्ट्रेस की वजह से, या मैंने जॉब स्ट्रेस से मैंने डिफरेंट करने के लिए कहा कि अगर आप घरों में लोगों की स्टडी करना चाह रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि ना स्ट्रेस की वजह से या एपिडेमिक स्ट्रेस की वजह से लोगों ने कैसे जो है ना उनका बाइंग बिहेवियर अफेक्ट हुआ कि नहीं। तो ये अल्टीमेटली इस तरह आप हाइपोथेसिस तक पहुंच जाते हैं कि आप कहते हैं दिस इज गोइंग टू हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द अदर वेरिएबल। अब आपका ये एक वेरिएबल एक हाइपोथेसिस तैयार हो जाएगा। इस तरह फिर आप दूसरा करेंगे, आप कहेंगे मेरा दूसरा जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो ये है कि जो है ना इनकम अनसर्टेनिटी। और इनकम अनसर्टेनिटी क्योंकि लोग कोविड है, लोगों को पता नहीं जॉब्स कब खत्म हो जाएंगे, इसलिए इनकम अनसर्टेनिटी का ताल्लुक भी आपकी बाइंग बिहेवियर पे, उस पर आप आर्ग्यूमेंट्स बांधेंगे, दोनों का रिलेशनशिप लिटरेचर में से फाइंड आउट करेंगे, उसकी बेसिस पे आप कहेंगे पाकिस्तान में इनकम अनसर्टेनिटी इसलिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान का कॉन्टेक्स्ट आपने उसमें देना है कि इसलिए भी कि यहाँ पे फैमिलीज बड़ी हैं और एक ही बंदा कमाता है इसलिए वो उस पर जिम्मेदारी भी ज्यादा होती है, इसलिए जब इनकम अनसर्टेनिटी होगी तो लोग कम चीजें खरीदेंगे, उनका बाइंग बिहेवियर अफेक्ट होगा। तो ये दूसरा यानी वेरिएबल आपका वेरिएबल दूसरा हाइपोथेसिस निकला है। इस पैटर्न पे आपने सारी डिस्कशन करनी है, ठीक है, और उस पे से हाइपोथेसिस निकालनी है। जब हाइपोथेसिस आपके बन जाएं तो नेक्स्ट स्टेप है आपने प्रपोज मेथडोलॉजी देनी है, यानी एक्चुअल मेथडोलॉजी नहीं क्योंकि इट्स ओनली प्रपोजल, राइट।
यू आर नॉट डूइंग द एक्चुअल स्टडी एट द मोमेंट, आपने एक्चुअल डेटा इकट्ठा नहीं करना, ठीक है, आपने सिर्फ प्रपोजल डेवलप करनी है। उस प्रपोजल डेवलप, और ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप यकीन करें, अगर आप प्रपोजल डेवलप करना अच्छी तरह सीख गए तो आपके लिए ये इंशाल्लाह ताला बहुत यूजफुल चीज़ होगी, ठीक है। आप एक यानी लाइफ टाइम स्किल है आपने, क्योंकि आप उसकी वजह है कि जब बिजनेस में जॉब, आप पीएचडी वगैरह ना भी करें, एमएस ना करें, आप जॉब्स करते हैं, उसमें जगह जगह आपको जो है ना प्रोजेक्ट प्रपोजल्स देनी पड़ती हैं। तो पैटर्न यही होता है कि आप इंडस्ट्री स्टडीज लेते हैं, उनसे सपोर्ट करते हैं अपने आर्गूमेंट्स, उसका केस बनाते हैं और अल्टीमेटली आप उसे रोल आउट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आपने रीसेट डिजाइन में जो 5th चैप्टर में जो जो चीजें हमने पढ़ी है ना, मसलन आपने कहा कि जी लॉन्गिट्यूडनल स्टडी होनी चाहिए, क्रॉस सेक्शनल, आप कहेंगे जनाब ये क्रॉस सेक्शनल स्टडी ये होती है, लॉन्गिट्यूडनल ये होती है, लेकिन मैं जो स्टडी करने जा रहा हूँ ये क्रॉस सेक्शनल है। उसकी वजह यह है कि टाइम लिमिटेशन है, टाइम लिमिटेशन और ये प्रोजेक्ट की लिमिटेशन है, रिसोर्स लिमिटेशन है, और इसलिए मैं अपनी क्रॉस सेक्शनल जो भी आप मेथड लिखेंगे ना उसमें आपने साथ साथ जस्टिफिकेशन जिसके ना हुई उसके मार्क्स कटेंगे, ठीक है। हर चीज आपने ऐसे कि आम पढ़ने वाला, आपने ये नहीं समझना टीचर पढ़ रहा है, आपने समझना है कोई अनपढ़ आदमी पढ़ रहा है आपकी प्रपोजल, और पढ़ के उसे लगे यार वाकई ये बड़ी कन्विंसिंग है, ये इसने जो मेथड यूज किया बिल्कुल ठीक है, इसने बड़ी अच्छी जस्टिफिकेशन दी, ठीक है। तो ये आप जब जस्टिफिकेशन देंगे वो आपको सारी किताबों से नहीं मिलेंगी, वो आपको सोच के मिलेंगे। अच्छा, आप अपनी स्टडी के बारे में गौर करेंगे, उसके बारे में आप डिस्कशन करेंगे अपने कोलीग से, इसलिए मैंने कहा 4-4 का ग्रुप आप बनाएं ताकि आप एक दूसरे से लर्न भी करें, ठीक है ना। तो 4-4 का ग्रुप बना लें और मुझे उसकी ग्रुप की लिस्ट आपने ये संडे तक आपने देनी है सीआर साहब ने, ठीक है। और वो आप बता भी दीजिएगा सीआर को अगर वो नहीं सुन रहे इस वक्त। तो अब आपने सारा रिसर्च प्लान आपने उसमें दे देना है, जो है ना, अब सारा रिसर्च प्लान अपना रिसर्च प्लान में सारी जो जो चीज़ें हैं कि उसमें क्रॉस सेक्शनल है, या क्वालिटेटिव होगी, क्वांटिटेटिव होगी। अगर क्वांटिटेटिव होगी तो क्यों होगी, क्योंकि आप कहेंगे जी मैंने हाइपोथेटिको डिडक्टिव रिसर्च है जो हमने बुक में पढ़ा है उससे रिलेट करेंगे कि मैं हाइपोथेसिस ड्रिवन मेरी रिसर्च है, उसके लिए क्वांटिटेटिव स्टडी ज़्यादा सूटेबल होती है, इसलिए मैं क्वांटिटेटिव। हर चीज़ की जस्टिफिकेशन, समझ आ रही है मेरी बात की, विदाउट जस्टिफिकेशन इट इज़ क्रैप, इट्स नॉट प्रपोजल, राइट। सो ये आपने करके आपने बहुत अच्छी सी एक प्रपोजल डेवलप कर लेंगे। और फिर आखिरी यानी मेथडोलॉजी में सारे सैंपल कितना होगा, सैंपल साइज कितना होगा, वो हम 7वें चैप्टर में पढ़ेंगे भी, आप वो इंशाल्लाह वो भी आप इनकॉर्पोरेट करेंगे। फिर आपने ये करना है उसमें कि आखिर में आपने प्रपोज्ड एनालिसिस, कि मैं कौन कौन सी, जब मैं एनालिसिस करूंगा तो कौन कौन सी एनालिसिस टेक्निक्स लगाऊंगा और एथिक्स का कैसे ख्याल रखूंगा। ये सारी चीज़ें मैंने जो आपको फाइल अपलोड किया उसमें भी लिखी हुई है, लेकिन ये अगर कोई चीज़ उसमें रह गई है, उसमें फॉर्मेट वाला दिया हुआ है, अगर कोई चीज़ रह गई है तो मैंने आपको ये वीडियो में बड़ी डिटेल्ड इसके बारे में ब्रीफिंग दे दी है, ठीक है। तो अब मैं आपसे कोई अगर आपका इसके अलावा क्वेश्चन हो तो वो प्लीज़ आप पूछ लें, लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और आपका मेजर वेटेज है इस प्रपोजल का। अच्छा, दूसरी चीज़ प्लेजरिज्म के बारे में बता दूँ, आपकी ये प्रपोजल जो है ना ये मैं सब सबमिट करूंगा सारी टर्निटिन पे, ठीक है। अगर आपने हाई प्लेजरिज्म हुआ, प्लेजरिज्म का मतलब समझ लें कि मैं बार बार आपसे पहले भी अर्ज किया था कि अगर आपने 10% भी हुआ लेकिन आपने एक्चुअल सोर्सेज को कोट ना किया और दूसरे की बात को अपनी बात यानी बना के पेश करने की कोशिश की तो दैट इज प्लेजरिज्म, ठीक है। आपने, लेकिन अगर आप प्रॉपर साइटेशन कर रहे हैं साथ साथ और लिटरेचर थोड़े बहुत लफ्ज मैच करने की वजह से 19-20% भी हो गया तो वो कोई बात नहीं है, ठीक है ना। उसको मैं मतलब वैल्यूएट करूंगा, उसे हम कहते हैं पुअर स्कॉलरशिप, कि बहुत अच्छा लिखा नहीं लेकिन प्लेजरिज्म नहीं है, ठीक है। प्लेजरिज्म का मतलब है धोखा, ठीक है। तो आपने ये कोशिश ये करनी है कि जो भी लिखें अपने लफ्ज उसमें अपनी वैल्यूएशन ज़्यादा दें, ठीक है। जो लिटरेचर साइटिंग करनी है उसमें साइटेशन और रेफरेंसिंग और साइटेशन आपकी जितनी अच्छी होगी आप ज़ाहिर है आपके मार्क्स, उसके बारे में पूरी वीडियो आपको शेयर कर चुका हूँ, ठीक है। अगर आपने नहीं वॉच की तो वॉच करें साइटेशन वाली वीडियो, उसमें सारी डिटेल है, एक डॉक्यूमेंट भी मैंने आपको दिया था, 2 चीज़ें थी, तो दोनों चीज़ें अगर आप देखें तो इंशाल्लाह आपको फर्दर उसमें क्लैरिटी आ जाएगी, ठीक है। तो हर चीज़ जो प्रपोजल के बारे में मैंने आपको उससे पहले साइटेशन, एक चीज़ सिर्फ रह गया है कि
सर्च कैसे करना है। अब आप में से बहुत सारे लोगों ने यकीनन किया होगा, लेकिन आप शायद गूगल स्कॉलर में इतना अच्छा सर्च ना यानी पहले कभी प्रैक्टिस ना की हो। तो मैं इसके लिए इंशाल्लाह एक मैं फुल फ्लैज वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करूंगा, आधे पौने घंटे की होगी तकरीबन। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने गूगल को जी, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आपने करना है, यूज़ करना है अपना गूगल सोर्सेज कैसे यूज़ करने हैं, एडवांस टिप्स क्या हैं, ठीक है। आप कैसे एक वेबसाइट से कैसे आप मसलन आप कोई चीज़ डॉन की वेबसाइट से ढूंढना चाहते हैं तो वो आप गूगल में रहते हुए कैसे ढूंढ सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह ताला बड़ी डिटेल में एडवांस टिप्स आपको बताऊंगा, और वो आपके लिए बड़े इंशाल्लाह सारी ज़िंदगी आपके काम आएंगी। ये मैंने बहुत सारी जगहों पे ये गूगल एडवांस टिप्स का लेक्चर दिया है, इवन मतलब यूके में भी मैं इस पे लेक्चर दिए हैं, यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम्स में मैंने दिए हैं, लेक्चर्स दिए हैं इस पे। तो आपको बहुत इंशाल्लाह अच्छा लगेगा। मैं आपको रिकॉर्ड करके वो आपके साथ वीडियो शेयर कर दूंगा ताकि आप जितनी दफ़ा चाहें आप उसे देख सकें, ठीक है। तो ये मेरा, उसके अलावा आप कोई क्वेश्चन हो आपका तो वो आप पूछें। जो मैंने जी डॉक्यूमेंट सर, आपके साथ, जी 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 सर ये जो आपने प्लेजरिज्म की बात की है, तो अगर हम अपना लिख के चेक करते हैं गूगल पे जो फ्री सर्विसेज आती हैं प्लेजरिज्म चेकर, तो आपको पता होगा कि हमारा डेटा कॉपी हो जाता है। मतलब अगर आप दोबारा चेक करेंगे तो हमारा डेटा प्लेजरिज्म में आएगा या नहीं? यार ये तो डिपेंड करता है कि किस साइट से आप कर रहे हैं। कई साइट पे आप जमा करवा देते हैं, वो बाद में सारा का सारा प्लेजराइज बन जाता है, ठीक है। इसलिए आप देखिए, मैं आपको मोटी सी बात बताता हूँ, अगर आपने नीयत के साथ खुद लिखने की कोशिश की है ना तो आपका प्लेजरिज्म नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपने ये एक कॉपी पेस्ट सिंपली करते रहे हैं तो जाहिर है प्लेजरिज्म वो आपको लिखते हुए पता चल जाता है। लेकिन अगर आप कोई ऐसी वेबसाइट है फ्री जो आपको कहती है कि जनाब ये आपका रिकॉर्ड नहीं होगा, तो आप उससे चेक करके देख लें। लेकिन मैं इसके बारे में कोई गारंटी नहीं दे सकता, मुझे क्योंकि पता नहीं है। सो मेनी डिफरेंट वेबसाइट्स, तो मैं हर वेबसाइट डिफरेंट है, मैं इसके बारे में आपको कुछ बता नहीं सकता। सर साइटेशन की जो वीडियो वो आपके यूट्यूब चैनल पर पड़ी है? जी पड़ी हुई है, मैंने आपके साथ लिंक भी उसका शेयर किया था। वो मैंने आपको क्लास के सब्स्टिट्यूट के तौर पे मैं पूरी वीडियो रिकॉर्ड करके दी थी, ताकि वो मुझे पता चले 2 लोगों ने आपकी पूरी क्लास में से देखी है। वो आप जो नहीं देखते, वो मैं नहीं आपको कुछ भी कहता, देखो वीडियो ना देखो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। आपको मार्क्स में सारी चीजें बड़ी खुल के सामने आ जाएंगी, ठीक है। वो आप मैं अपनी जो भी आपको मैंने पूरा सपोर्ट किया है, यानी जिनके माइक्रोसॉफ्ट टीम को मसला था वहां पे आपको मैंने वो हेल्प किया है। जो जो पोटेंशियल मतलब जहाँ पे साइटेशन, हालांकि साइटेशन सिखाना मेरा काम नहीं है, ये आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए थी स्टडी स्किल्स में। साइटेशन से लेकर गूगल में ढूंढने तक मैं हर चीज में आपको सपोर्ट करूंगा। लेकिन उसके बाद अगर कोई काम नहीं करता, कोई नहीं देखता, वो उसकी मर्जी है। मैंने मटेरियल सारा उधर रख दिया हुआ है, ठीक है। आपकी मर्जी, आप देखें, आपकी मर्जी है ना देखें, इट्स एंटायरली अप टू यू। सर आपने कहा है कि नंबर कटेंगे, तो जस्टिफिकेशन के नंबर कटेंगे? हर चीज देखे ना, क्वालिटी किस चीज से बनेगी। मेरी देख, जो जो चीज जस्टिफिकेशन आप बेहतर करेंगे नंबर आपके बेहतर, ये ना कहें कि नंबर कटेंगे, ये कहें नंबर बेहतर होंगे। आप अच्छी जस्टिफिकेशन दिया है, नंबर बेहतर है, ठीक है। आपने साइटेशन और जो है वो रेफरेंसिंग आपकी एपीए स्टाइल के मुताबिक है, आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। आपने बहुत अच्छी डिस्कशन की, लिटरेचर रिव्यू में क्रिटिकल रिव्यू किया है, आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे। अगर आपने सिंपल डिस्क्रिप्शन दिया है, कॉपी पेस्ट किया है, तो ज़्यादा नंबर उसके कम होंगे। तो देखे ना, क्वालिटी की बात है ना। ये मैंने सारे आपको क्वालिटी पैरामीटर्स आपको बड़े यानी खुल के आपके सामने रखती हैं। और कोई क्वेश्चन? फिर भी आपको अगर कोई क्वेश्चन हो ड्यूरिंग आप ये काम करना शुरू करें, उसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो मोस्ट वेलकम, आप जब मर्जी मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है ना। हम बल्कि एक और 2-3 क्लासेस के बाद हम अगले वेंसडे को एक सेशन इस पे कर लेंगे। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो हम दोबारा उन क्वेश्चंस को भी एड्रेस कर लेंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है आप एक दफा काम, अगर आप जुबानी दूर से बैठ के जब तक आप काम करना शुरू ना करेंगे ना, आप रियल क्वेश्चंस तक पहुंच भी नहीं सकते। आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि कौन सा क्वेश्चन वाकई कौन सा प्रॉब्लम मुझे आने वाला है। सर जी जी सर समटाइम ना वीडियो लेक्चर बार बार देखने से भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं।
तो अगर आप स्लाइड्स वगैरह शेयर कर दिया करें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। हजूर यार किस चीज की स्लाइड नहीं शेयर की हुई है आपसे? तमाम चीजों की स्लाइड्स आपके साथ ऑलरेडी शेयर्ड हैं। जो वीडियो लेक्चर मैंने साइटेशन पे दिया है उसके साथ एक सारी फाइल मैंने रिटर्न फाइल आपके साथ शेयर की थी। हर चीज जो मैंने किया उसका मैंने रिटर्न मटेरियल भी आपके साथ शेयर किया हुआ है। उसके अलावा बुक है आपके पास। हजूर तो थोड़ा सा आप भी कुछ कुछ तामुन करें ना, थोड़ा सा पढ़ लिया करो यार, ज्यादा नहीं। सर वीडियोस तो मैंने देखी हैं। अच्छा नहीं, वीडियोस भी देखो, बुक भी पढ़े ना। देखिए आपका मेन सोर्स बुक है, ठीक है, जरूर बुक को पढ़े, ओके सर। ठीक है ना। उसके बावजूद किसी चीज की अगर नहीं समझ आती वो 10 दफा आप पूछें, आई विल बी वेरी हैप्पी टू रिस्पॉन्ड योर क्वेश्चंस, राइट। लेकिन आप पढ़ देखिए, जब तक आप खुद नहीं पढ़ेंगे आपको बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी नहीं आएगी। अब मैं कल जो लेक्चर आपको रिकॉर्डिंग जिसकी शेयर किया, मुझे पता है वो कॉम्प्लेक्स थोड़े यानी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट थे, आपको कुछ समझ आएंगे, कुछ चीजें आपको दोबारा सुननी पड़ेंगी। फिर भी जब तक आप बुक से ना जाएं, मेरा लेक्चर का मकसद होता है कि उन्हीं चीजों को आसान लफ्जों में आपको एग्जांपल्स के साथ शेयर करूं, लेकिन उसके बावजूद आपके लिए जरूरी है कि आप मेन सोर्स पे हमेशा कंसंट्रेट करें, ओके सर। ठीक है। और ये मैं आपको बताता हूँ, दुनिया की कोई चीज ऐसी नहीं है जो आप सीख ना सके, कोई चीज ऐसी नहीं है। सिर्फ ये है कि अगर आपको एक दफा नहीं समझ आई, दूसरी दफा आ जाएगी, दूसरी दफा, तीसरी दफा। I mean, there's nothing in the world that you cannot learn. और इसी एटीट्यूड के साथ आपको लर्निंग करनी चाहिए। अगर आप ये पहले से ये सोच के बैठे होंगे, द मोमेंट वो एक्सपेक्टेंसी थ्योरी आपने पढ़ी होगी मैनेजमेंट में, कि आप ये अगर एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरे से नहीं होना काम, तो नहीं होता। और अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यू कैन डू इट, ट्रस्ट मी यू कैन डू इट। अपना एटीट्यूड आपने पॉजिटिव एटीट्यूड रखना, ठीक है। थैंक यू सर। चले, थैंक यू सो मच। अगर और कोई क्वेश्चन हुआ तब नेक्स्ट जो फ्राइडे की क्लास है ना, कुछ लोगों ने मतलब वो कहा था, वो यानी वो टाइमिंग का भी थोड़ा इशू आ रहा था। असल में ना पहले एक ना एचआरडी की क्लास, वो बिशारत साहब आपको पता है बीमार हो गए हैं, तो डॉक्टर बिशारत साहब हमारे, तो वो एचआरडी की क्लास, उसके ना थोड़े से क्लैशेस भी आ रहे हैं मेरे साथ। तो मैं अभी से ना, ताकि आपका वो कोई प्रॉब्लम ना हो, मैं इंशाल्लाह आज शाम को एक, मैंने पिछले वाला क्लास का लेक्चर शेयर कर दिया है, तो नेक्स्ट जो लेक्चर जो फ्राइडे का है ना, वो मैं आपको आज शाम तक इंशाल्लाह ताला रिकॉर्ड करके कल सुबह तक मैं आपको वो भी शेयर कर दूँ, ठीक है। तो आप वो देख लीजिएगा। तो फिर इंशाल्लाह जो भी आपके क्वेश्चन हो, मीनवाइल आपने संडे तक ग्रुप्स बना के मुझे देने एक्सेल शीट में, और उसमें हर ग्रुप लीडर का ईमेल एड्रेस भी, ठीक है। चलें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। ये मैं वीडियो भी अपलोड कर दूंगा और मैं आपको उसका लिंक भेज देता हूँ, ठीक हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।